ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 18। ठीक है, वापिस अपन डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, विच रिपोर्टिंग क्लोजेस ऑफ कारो 2020 वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम बिलो। ठीक है, इन बिलो में से कौन से एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, एक बार हम इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हमें केस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार क्वेश्चन केस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, मुझे आपको कुछ समझाना हो समझा पाऊंगा मैं। EFG Limited Incorporated 1984-85 has distinguished itself one of the most rapidly growing NBFC, with NBFC having principal business of granting loans। बस इतना सा बताना है। इसके इसके रिगार्डिंग मैं फर्स्ट एमसीक्यू रिगार्डिंग खाली आपको इतना ही बताना था कि ये एक एनबीएफसी है, उसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, ग्रांटिंग लोन है। ठीक है। अरे, एक मिनट बिता देता हूँ इसे। ओके, तो इसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, ग्रांटिंग लोन है। बस इतना सही बताना था मुझे आपको। अब अपन चलते हैं केस सिनेरियो पे। क्या है अपना फर्स्ट केस सिनेरियो। इन चार पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स है जो कि कारों के अंदर एप्लीकेबल है। वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट a valid certificate of registration from the Reserve Bank of India as per RBI Act। ठीक बात है। अगर कोई भी कंपनी एज एन एनबीएफसी काम कर रही है तो उसे वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए ना, आरबीआई से। बिना वैलिड सर्टिफिकेट के कैसे काम कर सकती है। तो ठीक बात है, एज एन एनबीएफसी आपको वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। ठीक है, सुन, इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि नेचर है उनका लोन्स का। वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट और प्रिंसिपल एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट ऑफ रिसिप्ट्स आर रेगुलर। ठीक है, इनका जो रीपेमेंट वगैरह है सब कुछ रेगुलर तो है। ये बात भी सही है, ये भी हम चेक करते हैं और अपन रिपोर्ट करते हैं कारों के अंदर। Whether the company is required to be registered under Section 45 IEO RBA Act of 1934 and if so whether the registration has been obtained। क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि वो 45 IEO ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले, और अगर जरूरत है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ये हमें चेक करना रहता है। ठीक बात है, ये भी हम कारों के अंदर रिपोर्ट करते हैं। Whether the company has provided any loans guarantee और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी। ये बात भी सही है, ये भी हम कारों में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम कारों के अंदर चारों चीजें रिपोर्ट करते हैं। पर अब अपन ऑप्शन में आएंगे तो भाई ऑप्शन में हमारे पास तो भी चार ऑप्शन है और इसमें चारों वाला ऑप्शन है ही नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी नहीं दे रखे। अब है ना, जब अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे थे, अब इस फोर्थ पॉइंट को मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। वेदर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड एनी लोन्स गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर कंपनी। ठीक है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी अपना क्लोज 3 पैरा 3 ऑफ कारो 2020 है, जिसके अंदर क्या है ना कि कोई भी अगर कंपनी किसी भी कंपनी को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी खुद इसी बिजनेस के अंदर है कि उसका बिजनेस ही है लोन्स वगैरह देना। ठीक है, तो उस कंपनी पे ये क्लोज अप्लाइड नहीं होता है। इस वजह से है ना कि जब हम ये फर्स्ट वाला एमसीक्यू करेंगे ना, तो हमारे क्या है ना कि ये तीनों की रिपोर्टिंग तो हम कारों की रिपोर्टिंग में दे देंगे। कौन से तीनों की रिपोर्टिंग दे देंगे हम, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की और थर्ड वाले की, हम इन तीनों की रिपोर्टिंग दे देंगे। लेकिन जब फोर्थ वाले की बात आएगी, जो हमारी कंपनी का जो मेन बिजनेस था, ये बिजनेस ही क्या है, ग्रांटिंग लोन्स का। तो लोन्स वाली जो कंपनी होती है उनको है ना, ये फोर्थ वाली रिपोर्टिंग नहीं करनी रहती है कि लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दिखाए। अगर वो दिखाने लग जाएगी तो किस किस की गारंटी सिक्योरिटी दिखाएगी, उसका तो मेन बिजनेस ही यही है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है बनता है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या है ना, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को आपको जो समझाना था वो मैं समझा दिया है मैंने आपको। What is the auditor responsibility? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है when the audit of EFG Limited for the previous year?
प्रीवियस ईयर की ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय द करंट ऑडिटर, हैज नॉट बीन कंडक्टेड है ना, ठीक है मैंने नोट नहीं पढ़ा। पिछले साल की जो ऑडिट है वो इन्होंने कंडक्ट नहीं करी है, हैज नॉट बीन कंडक्टेड बाय द करंट ऑडिटर। मतलब प्रीवियस ईयर की ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करी है, मतलब ये पहली बार आ रहे हैं, यानी 510 लग रहा है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, इस केस में ऐसा होता है कि एक तो क्या होता है, auditor shall responsible for obtaining sufficient appropriate audit evidence relating to opening balances does not containing any material misstatement। ये अभी जस्ट हम पिछली केस स्टडी में पढ़ गया है, मतलब अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो इससे जस्ट जो प्रीवियस केस स्टडी वाली वीडियो थी उसके अंदर अपन वैसे 5.0 का थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि हमें वहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ते हैं ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग। प्लस अगर हम पहली बार कहीं पे जा रहे हैं तो हमें ये बात कंपनी को बतानी पड़ती है, तो हम कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर, ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर बतानी पड़ती है। ठीक है, ताकि यूजर्स को भी पता चले ना कि हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो हम कहाँ पे बताते हैं, ये अदर मैटर पेरा के अंदर। ठीक है, ये कभी कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं आया नहीं हो तो आप इसे याद रख लेना कि अदर मैटर पेरा के अंदर हम शो करेंगे। और दूसरा ये कि ये पूरा प्रोसीजर हम करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में अपना क्या हो रहा है, बी वाला, ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या अपना, इन द गिवन केस व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू 250, 250 के हिसाब से, 250 है ना, कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन शायद, हाँ जहाँ तक मुझे पता है ये 250 ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के पार्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विथ रेफरेंस टू वायलेटिंग गाइडलाइंस ऑफ द कंपनीज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का वायलेशन किया है कंपनी ने, है ना, गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सच मैटर इन द मैन ऑडिट रिपोर्ट अंडर द हेड अदर मैटर पैराग्राफ सेक्शन ओनली। ओएम पैरा सेक्शन ओनली में बताएगा नहीं भाई, गलत बात है। Auditor is required to report such matter in the main audit report under the head EOM para section only। देखो EOM para में तो दिखाएगा, लेकिन अगर कोई वायलेशन हुआ है, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में, तो भाई पब्लिक डिपॉजिट में अगर कुछ वायलेशन हुआ है ना, तो ये हमें आरबीआई को बताना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग अंडर ईओएम पेरा, एम्फेसाइज ऑफ मैटर, एम्फेसाइज तो करेंगे इस मैटर में, सही बात है। और उसी के साथ में हम एज एन ऑडिटर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को। हम ईओएम पेरा में भी डालेंगे और आरबीआई को भी रिपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ केस स्टडी नंबर 17, 17 ही है ना ये। देखो फर्स्ट का आंसर था बी, सेकंड का था ए और थर्ड का था सी। ठीक है, तो केस स्टडी नंबर 18, ठीक है, केस स्टडी नंबर 18 अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके।